Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, finally most awaited, most demanding video is live now. So guys, अभी रिसेंटली हमने टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको 20 कमेंट्स करने हैं इंटरव्यू वन शॉट के लिए. सो गाइज फाइनली 20 कमेंट्स उस वीडियो पे बहुत जल्दी हो चुके थे. फाइनली टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू वन शॉट वीडियो इज लाइव नाउ. एंड आज का ये वन शॉट आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू के अंदर. अगर आप ये कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट देख लेते हो, 100% श्योरिटी, 100% गारंटी है आप टीसीएस का इंटरव्यू इजिली क्रैक कर लोगे, क्योंकि इस वन शॉट के अंदर हमारे काफी ज्यादा एफर्ट लगे हैं एंड मैंने अपने 100% एफर्ट दिए. अब बारी आप सभी स्टूडेंट्स की है, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है. स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन करोगे, तभी आपकी अच्छी खासी एक प्रिपरेशन होगी. ये कंप्लीट वन शॉट आप लोग के लिए इनफ है अगर आप टीसीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बता देता हूँ, जो इंटरव्यू का लेवल रहने वाला है वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहने वाला है स्मार्ट हायरिंग के अंदर. ठीक है, आप लोग को फोकस करना है. जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को ध्यान से पढ़ लेना. जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक बार मेरे साथ चीजें समझ लेना. एंड मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कंप्लीट रिसोर्सेस आप लोग के लिए बनाए हैं. सो प्लीज एक बार रिवीजन भी जरूर कर लेना. सो आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज हमने बनाया है, जिसके अंदर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन, ये जो कंप्लीट आज मैं वन शॉट कराने वाला हूँ, इसकी कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड मैं करा दूंगा. एंड आपको एचआर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जो टीसीएस के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, काफी हमने पैकेज बनाया है. इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हमने कवर करे हैं. सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा. अब ये पैकेज कैसे लेना है, ये पीडीएफ कैसे लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ. आप लोग को डायरेक्टली टॉपमेट पे आ जाना है. मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. यहाँ पे आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज बनाया है. एंड ऐसे रिसोर्सेस आपको अगर कोई दे दे तो बता देना. ऐसे टॉप नॉच लेवल आपको रिसोर्सेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ. दो पैकेज आप लोग के लिए बनाए हैं, टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल. मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो. तो आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज बनाया है, जिसके अंदर टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन भी होंगे, जिसके अंदर एचआर क्वेश्चन होने वाले हैं. टीसीएस इंटरव्यू के अंदर आपसे एचआर क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे. एक इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है. एक यहाँ पे टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट इंटरव्यू क्वेश्चन होगा. एंड एक यहाँ पे आपका रेफरल टेम्पलेट होगी, जिससे आप किसी भी कंपनी के अंदर रेफरल ले सकते हो. एंड ये एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है, 11 रुपीज, कुछ नहीं अमाउंट है. आप लोग को हर एक स्टूडेंट्स को अभी के अभी कंप्लीट पैकेज ले लेना है. एंड एक दूसरा पैकेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सेकेंड पैकेज आप लोग के लिए बनाया इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, जिसके अंदर हमने दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी. रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाले, अभी रिसेंटली लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाले हैं, कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाले हैं. जस्ट 11 रुपीज के अंदर इसको एक्सेस कर लेना. गेट एक्सेस पे जाना एंड यहाँ पे नेम, ईमेल और फोन नंबर करके यहाँ पे 11 आपको पे करना है. एंड 11 रुपीज के अंदर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये दोनों के दोनों पीडीएफ अभी के अभी ले लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको. अभी जाओ, ये टॉप नॉच लेवल कंटेंट अभी के अभी ले लो. अभी के अभी जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए हैं, अभी के अभी वीडियो स्टॉप करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा. जाओ अभी के अभी ये रिसोर्सेज ले लो. ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके इंटरव्यू के अंदर. एंड अगर आप बीच में स्किप करने वाले हो इस वीडियो को, तो प्लीज स्टार्ट मत करना. अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आप 1 घंटा इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो, जो जो चीजें आपके भैया बता रहे हैं वो चीजें आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, तभी इस वीडियो को स्टार्ट करना, तभी इस वीडियो को एंड तक लेके जाना. अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. बट जितने स्टूडेंट सीरियसली एंड तक देखेंगे, 100% श्योरिटी दे रहा हूं, आप इंटरव्यू के बाद आके बोलोगे कि भैया क्वेश्चन काफी ज्यादा इस वीडियो से मिले हैं. ठीक है, आपको काफी हेल्प होने वाली है, इसकी मेरी श्योरिटी है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब आप चाहे टीसीएस के लिए जा रहे हो, चाहे कैपजेमिनी के लिए जा रहे हो, चाहे कॉग्निजेंट के लिए जा रहे हो, आप दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो. मैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. हर एक कंपनी के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल कंपनी हो, कोई भी अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी बड़ी कंपनी हो, हर एक कंपनी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी, वेदर इट इज स्टार्टअप, वेदर इट इज सर्विस बेस्ड, वेदर इट इज एमएनसीज. ठीक है, सो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसपे आपको जज किया जा सकता है. अब ये कैसे आपको फ्रेम करना है वो मैं बताने वाला हूँ. सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर फुल नेम. काफी स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट नेम नहीं बताते. सपोज मेरा नाम है अमन अग्रवाल,
सो मुझे वहां पे ये नहीं बताना माई नेम इज अमन, यू हैव टू आंसर योर फुल नेम, योर कंप्लीट नेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ध्यान में रख के ही आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। हाईलाइट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। अब जो भी आपका करंट एजुकेशन बैकग्राउंड है, करंट में आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप बीएससी कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, आपका जो भी करंट का एजुकेशन बैकग्राउंड है वो वहां पे आपको बताना है। आप 10th 12th को स्किप कर सकते हो, 10th 12th अगर आप बताते हो इसका कोई एडवांटेज नहीं है। सो आपकी आपके ऊपर ये चीज डिसाइड करेगी कि आपको 10th 12th वहां पे मेंशन करना है नहीं करना है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सिर्फ वहां पे करंट एजुकेशन बतानी है, क्योंकि हमें ये 1 to 2 मिनट्स के अंदर रैप अप करना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर। उसके बाद हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल्स विच इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप टेक्निकल इंटरव्यू देने वाले हो, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स ही वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। सो जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स है, अगर आपको C++ आती है, अगर आपको जावा आती है, अगर आपको पाइथन आती है, सो यू कैन सी आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन C++, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन पाइथन, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन जावा। सो ऐसे करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोडिंग में काफी क्वेश्चन सोल्व किया है, सो यू कैन से आई हैव डन 200 प्लस प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, कोडिंग स्टूडियो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे भी आपने कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किया है, चाहे आपने 100 की हो चाहे आपने 200 की हो। प्लीज एक्सप्लेन दिस। ठीक है, ये आपको बताना ही है। उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल हो चुकी है कि आपने टेक्निकल स्किल्स बता दी। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे टेक्निकल के अंदर ही आप अपने प्रोजेक्ट की एक लाइन बता सकते हो। आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट ऑन वेरियस टेक स्टैक लाइक रिएक्ट जेएस, मोंगोडीबी, नोड जेएस। ऐसे करके बस आप एक लाइन के अंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। अगर आपने 3 प्रोजेक्ट किया तो 3 बता सकते हो, 2 किया तो 2 बता सकते हो, 1 किया है तो 1 बता सकते हो। बट जो भी चीजें रेज्यूमे के अंदर मेंशन की है उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना। वॉट एवर यू मैंशन इन योर रेज्यूमे, प्लीज डू द राइट इन्फॉर्मेशन। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको C++ नहीं आती है और आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर दी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे C++ पे क्वेश्चन पूछेगा एंड अगर आप नहीं बता पाओगे सो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट वहां पे डालने वाला है, एक आपका निगेटिव पॉइंट वहां पे काउंट हो जाएगा। सो जो भी चीजें आपको आती है रियल में, जो चीज आती है, अगर आपको जावा आती है तो जावा मेंशन करो, डीएस से आता है तो डीएस से मेंशन करो, ऊप्स आता है तो ऊप्स मेंशन करो। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, दिस इज लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, सो आपको ये नहीं बताना है कि मेरे क्रिकेट में मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया था, मैंने मेडल लिया था। आपको अपनी टेक्निकल अचीवमेंट बतानी है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे 3 स्टार कोडर हो या 4 स्टार कोडर हो या 5 स्टार कोडर हो, सो यू हैव टू मेंशन दिस। अगर आपकी कहीं अच्छी रेटिंग है, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा, हैकर रैंक, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई स्टार रेटिंग है, कोई आपका पर्टिकुलर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है, अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। एंड यहाँ पे ट्राई करना कि जितनी आप टेक्निकल अचीवमेंट्स बता सको उतनी टेक्निकल अचीवमेंट पे फोकस करना है। सो ये हमें अपना आंसर फ्रेम करना है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस वन शॉट का हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वन शॉट बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद डिसाइड किया गया है। सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होने वाले जो 100% आने की चांसेस है। मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 99 भी नहीं बोल रहा हूँ। किसी ना किसी स्टूडेंट से हर एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन इस वन शॉट के अंदर बताने वाला हूँ आपसे जरूर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि कंप्लीट वन शॉट, कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट इंपॉर्टेंट है। 1 आवर का वन शॉट, कंप्लीट 1 आवर वन शॉट इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी अपने इंटरव्यू के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब इस चीज का काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है एंड मेरे पास काफी मेल्स आई है कि भैया हम अपना टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जो भी आपने रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट मेंशन किया है, आपसे इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना आंसर पहले से फ्रेम कर लेना। एक पेन पेपर लेना, वहां पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से वहां पे नोट डाउन कर लेना एंड इसको 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपको रैप अप करना है। बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताना है। 2 to 3, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर आपको ये आंसर अपना रैप अप करना है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा आंसर लेके जाओगे
तो इंटरव्यूअर भी वहां पे मैसअप हो जाएगा। सो उसको बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स लेनी है इस आंसर को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। अगर आप एक क्वेश्चन में ही इतना टाइम लगा दोगे तो फिर इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। सो आपको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको बताने हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट। अब सपोज आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो सबसे पहले मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, देखो सब स्टूडेंट्स का एक अलग अलग प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है, देखो आपको कोई भी भैया दीदी ये चीज खुल के नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में आना चाहिए। आपको उस प्रोजेक्ट की अगर डेप्थ नॉलेज है, आपको पता है किस मॉड्यूल ने क्या काम किया है, कौन कौन से टेक स्टैक का यूज किया है, इनफ है। वहां पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, किसी को नहीं पता है कि आपने बनाया या नहीं बनाया, बट आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बता देगी कि आपने बनाया या नहीं बनाया। सो प्लीज अपनी एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से चीजें पढ़ के जाना, अपने टेक स्टैक देख लेना, मॉड्यूल्स देख लेना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज हुए हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड मैं बता देता हूँ, ऐसे ही टॉप नॉच लेवल कंटेंट के लिए हर एक स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही टॉप नॉच लेवल कंटेंट लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मॉड्यूल। सबसे पहले आपने हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया एक लाइन के अंदर कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड ये चीजें करती है। डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स हैं, आप सारे के सारे प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स नहीं बता सकते हो, बट आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो है, जिनका ज्यादा काम है, जो प्रोजेक्ट की एक हर्ट है, कोर है, वे मॉड्यूल्स आप यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट, डिटेल द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो आपका पर्पस क्या था, आपका फंक्शनिंग क्या थी उस प्रोजेक्ट की, वो आपको बताना है। टॉक अबाउट द टेक स्टैक यू यूज्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज की है, वेदर यू मेंशन्ड वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, नोड.जेएस, वो आपको बतानी है। उसके बाद एक्सप्लेन योर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, अगर आपने प्रोजेक्ट टीम में किया है, सपोज आपने टीम में प्रोजेक्ट किया है, तो हो सकता है आपने फ्रंट एंड पे काम किया हो सकता है आपने इसका बैक एंड संभाला हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। मेंशन चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकेम देम। ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है व्हाट आर चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड हाउ यू ओवरकेम देम। तो ये कुछ चीजें हैं, चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए। आप चैलेंजेस के अंदर बता सकते हो टाइम मैनेजमेंट का इशू, 9 to 5 आपका कॉलेज होता है, उसके बाद थोड़ा एक्टिव हो जाता है काम करना, तो ऐसे करके आप चैलेंजेस बता सकते हो, डीबगिंग की चीजें बता सकते हो कि एरर थे बहुत सारे। हाईलाइट योर टीम वर्क स्किल। देखो अगर आपने टीम में काम किया है तो ये आपको एक बेटर एज देने वाला है एज कंपेरिजन टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को सेपरेट बनाया। अगर आप टीम का एक प्रोजेक्ट मेंशन करोगे, वो आपको एक बेटर एज देगा। आप अगर ये चीज शो करोगे कि मेरे अंदर टीम वर्क स्किल है, तो ये एक आपको बेटर एज देने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो गाइज नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। What are local and instance variable? This is most important question and already previous asked interview question. Already ये 2024 TCS स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू के अंदर आ चुका है। That's why ये इस वन शॉट के अंदर भी मैंने मेंशन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TCS एमक्यूटी का एग्जाम होता है जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, वहां पे भी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। सो सबसे पहले हम देखने वाले लोकल वेरिएबल क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड जितने स्टूडेंट्स को नई चीजें पता है, एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, ध्यान से बस आप समझ लेना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको बस एक बार ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, इजिली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें सेव हो जाएगी। एंड पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पीडीएफ जो मैंने आपको रिसोर्सेज दिया है, कंप्लीट पैकेजेस दिया है, कंप्लीट मैंने पैकेजेस दिए हैं जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, एंड एक पैकेज हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का है, उनको अभी के अभी ले लेना। होप सो काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वीडियो स्टॉप करके ले ली होगी। अगर आपने अब तक नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वीडियो स्टॉप करो, अभी के अभी ले लो, काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन ए मेथड। ये वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, विद इन मेथड। अब ये मेथड क्या है, जावा के अंदर फंक्शन को बोलते हैं मेथड। सो अगर मैं मेथड बोल रहा हूँ या मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, बात एक ही है। जावा के अंदर जो हमारे
मेथड फंक्शन होते हैं उनको फंक्शन ना बोल के मेथड बोलते हैं, फंक्शन का दूसरा नाम मेथड होता है। अब एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिया है। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया इंट एरिया करके। सो अब इस एरिया के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे वेरिएबल इंक्लूड है, इंट लेंथ इक्वल टू 10, इंट ब्रेथ इक्वल टू 5, रेक्ट एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये जो लेंथ है, व्हाट इज दिस? दिस इज लोकल वेरिएबल। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हर एक स्टूडेंट्स को प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भैया मजा आ गया, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई। एंड अगर आप लोग को मजा नहीं आया, देखो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भैया है सामने तो आप कुछ भी बता दोगे। जो बिल्कुल ओरिजिनल फीडबैक है, अगर आपको मजा आ रहा है तभी बताना कि भैया मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भैया नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। लेंथ हमारी 10 है। मैं बहुत चीजें आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमने फंक्शन लिया है, जो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर है वे क्या है? लोकल वेरिएबल है। आपको ऐसे अपने इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन करना है एंड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि सपोज 10 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 10 में से जितने भी 5 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे काफी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है कि आपके सिलेक्शन के चांस है। मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन देने के बाद लेने के बाद सॉरी, मुझे पार्टी हर एक स्टूडेंट्स को देनी है। लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 5। अब ये लेंथ क्या है? लोकल वेरिएबल है। ब्रेथ है 5, ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। एक रेक्ट एरिया लिया, ये क्या है? मेरा लोकल वेरिएबल। तो ये फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल मैंने इंक्लूड किया है, ये सारे मेरे क्या है? लोकल वेरिएबल। अब चलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात करूं, these variables are declared within a class but outside a method। अब ये वेरिएबल क्लास के अंदर तो होंगे बट मेथड के बाहर होंगे, या फिर कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक, इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। अभी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये क्लास टेक्सिस करके मेरा एक क्लास है एंड इसके बाद मेरा बना है फंक्शन, फंक्शन मेरा बना है एरिया। बट आप लोग देख पा रहे होगे कि इस फंक्शन के बाहर these variables are declared within a class। ये डिक्लेयर्ड हो रहे क्लास के अंदर तो है ये वेरिएबल, बट आउटसाइड ए मेथड, आउटसाइड ए कंस्ट्रक्टर, फंक्शन मेथड के बाहर है। तो जितने भी वेरिएबल मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर होंगे बट क्लास के अंदर होंगे, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। ये काउंट है, ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लास एक्स वाई जेड एंड यहाँ पे एक है इंट एज एंड यहाँ पे एक मेरा मेथड बन गया फंक्शन स्वैप के नाम से मैंने बना दिया स्वैप, एंड यहाँ पे स्वैप हो चुका है और उसके बाद मेरी क्लास हो गई है बंद। अब ये क्लास के अंदर जो वेरिएबल है बट फंक्शन के बाहर, ये क्या है? इंस्टेंस है। और अगर मैं एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इंट ए, तो ये क्या होगा? ये होगा लोकल वेरिएबल। होप यू गेट दैट पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर होगा एंड जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो फंक्शन के बाहर होगा बट क्लास के अंदर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के तो अंदर होगा बट फंक्शन के बाहर होगा, एंड जो लोकल वेरिएबल होगा वो फंक्शन के अंदर होगा, या कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा या ब्लॉक के अंदर होगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। होप सो आपको इतनी चीज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऊप्स मैं आपको बता देता हूँ, जितना ज्यादा आप ऊप्स की अच्छी तरीके से नॉलेज लेके जाओगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, क्योंकि ऊप्स एक ऐसा टॉपिक है, ऊप्स प्लस एसक्यूएल 100% यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट से पूछ रहेगा ऊप्स और एसक्यूएल पे क्वेश्चन, एंड इस वीडियो के अंदर ऊप्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कवर करने की ट्राई करूंगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रिपीट हो चुके हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूंगा। एंड एसक्यूएल के अंदर आता है जॉइंस, जो इस वीडियो के एंड में आप समझ लोगे अच्छी तरीके से। सारे टाइप्स हम करने वाले हैं, सिंटेक्स हम देखने वाले, क्वेरीज हम देखने वाले, सारी चीजें हम करने वाले हैं। बस ध्यान से आप वीडियो देखते जाओ, चीजें अपने आप सोल्व हो जाएगी। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसको हम थोड़ी अलग लैंग्वेज में समझेंगे। oops is usual for breaking down complex system into smaller। सपोज एक मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ चुकी है, सी आ चुकी है, पूरी सी है, ठीक है, C1 हटा दो उसको, सी मेरी क्या है? सी डिनोट्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब भैया इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूं?
अब ऊप्स ने क्या करा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, सपोज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब ऊप्स ने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या करा, एक कंपोनेंट्स बना लिए C1, C2, C3, C4। हुआ क्या फायदा, छोटे छोटे जंक्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो चुका है। जो एक मेरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम में सोल्व कर लिया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके बना लिए। दिस मेक्स इट इजियर टू डेवलप, मेंटेन एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर। इसने हेल्प क्या किया, जो हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे जंक्स में डिवाइड किया, इसने हेल्प क्या किया, इसने इजी बनाया मेरे सिस्टम को, जो डेवलप हुआ, मेंटेन हुआ एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर। oops also helps to ensure code reusability and data security। अभी ये वाली लाइन, कोड रियूजेबिलिटी वाली लाइन याद रखना, आगे समझाऊंगा, ये रियूजेबिलिटी वर्ड आगे समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे समझाने वाला हूं। जब हम इसके पिलर्स पढ़ेंगे वहां पे मैं इस वर्ड का पूरा डिटेलिंग समझाऊंगा। बट अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि ऊप्स क्यों मार्केट में आया, उसकी क्यों नीड पड़ी, तो आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। मैंने कहा है आपको पीडीएफ के अंदर एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, मस्ट है, ठीक है। पैकेज के अंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से रिवीजन जरूर कर लेना। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर more manageable components, this make it easier to develop, maintain and modify software। oops also help to ensure code reusability and data security। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि भैया ऊप्स क्या होता है, ऊप्स की नीड क्यों पड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस। देखो कोडिंग क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, क्या भैया कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। सो इसका आंसर है यस। आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के थ्रू इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू के अंदर कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो उसका आंसर है यस, ऑलरेडी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं, 2023 की बात करूं, काफी कैंडिडेट से इंटरव्यू के अंदर कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट लेवल वाज बेसिक एंड क्वाइट इजी, एंड क्वाइट इजी। सो बेसिक एंड इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कवर करने हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, हर एक स्टूडेंट्स को सारे के सारे कोड पता होने चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लिख रहा हूँ। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ये आपका, ये जो कोडिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना ही करना है। इंटरव्यू से पहले ही चीजें करके जाना, मुझे बाद में मत बोलना कि भैया इंटरव्यू में हमारा रिजेक्शन आ चुका है। प्लीज आपको करना है ये चीज। अगर आपको कोई XYZ चीज, अगर आपका टारगेट है कि इसको अचीव करना है, तो आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। मैं अपनी तरफ से एफर्ट दे सकता हूँ, अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, बट जब तक आपके एफर्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कोडिंग क्वेश्चन बताऊंगा, बस इनको कर लेना। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये आपको करनी है विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, बेस्ट केस में बताओ, एवरेज केस में बताओ। एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस आपको पता होना चाहिए, ये आपका काम है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये तो होगी हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। गाइस अब हम बात करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन की, किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आपके टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू के अंदर आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ कोडिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन एरेज एंड स्ट्रिंग क्वेश्चन। अब अगर मैं यहाँ पे एरेज एंड स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, एंड आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी टच नहीं करने हैं। अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हो टीसीएस स्मार्ट का इंटरव्यू, तो आपको सिर्फ बेसिक एरे के क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रिंग के क्वेश्चन करके जाने हैं। एरे के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेना, कुछ स्ट्रिंग के क्वेश्चन कर लेना। स्टैक एंड क्यू के आप कुछ फंडामेंटल्स देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 की अगर मैं बात करूं, 2023 की बात करूं, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं आपके इंटरव्यूज के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। सो वहां पे इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली आपसे पूरी की पूरी अप्रोच पूछने वाला है कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, एंड उसके बाद वो आपसे कोड भी करा सकता है।
एंड जो भी स्टूडेंट्स कोड करने वाले हैं वहां पे अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो प्लीज वहां पे ऑप्टिमल अप्रोच ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रूट अप्रोच बता सकते हो, ब्रूट फोर्स अप्रोच बता सकते हो। अब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है वो सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगी, जिसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। सपोज आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज कर रहे हो, सो ऑप्टिमल अप्रोच में आप कैसे एक अप्रोच को बेस्ट कर सकते हो, सो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप उस ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमल लेके आ रहे हो, अगर हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का यूज कर रहे हैं एंड अगर हम उसको ऑर्डर ऑफ एन तक लेके आ पा रहे हैं तो वो हमारी होती है ऑप्टिमल अप्रोच। तो पैलिंड्रोम नंबर आपको करना ही है। उसके बाद हो गया आपका रिवर्स ए नंबर। रिवर्स ए नंबर, कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा उसको रिवर्स करना है, चाहे वो रिवर्स स्ट्रिंग हो। ऐसे पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। बट ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछ जाते हैं सो इन क्वेश्चंस की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड एरेज और स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। उसके बाद आपका हो गया प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका लीप ईयर और नोट। उसके बाद आपका पैलिंड्रोम नंबर हो गया, रिवर्स नंबर, प्राइम नंबर, लीप ईयर और नोट। आपको प्रोग्राम मिल जाएगा कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट हो गया आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद हो गया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। ये आप अपना होमवर्क मान सकते हो, आपको होमवर्क में करके आने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इंटरव्यू से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, एक बार कोड जरूर देख लेना। सारे बेसिक क्वेश्चन है ऑलरेडी हर एक स्टूडेंट्स ने पहले से कर रखे होंगे। ठीक है, बट जितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया एक बार अच्छी तरीके से कर लेना। एंड अगर आपने किया है तब भी एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। पैलिंड्रोम नंबर, रिवर्स नंबर, प्राइम नंबर, लीप ईयर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्वैप ऑफ टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च एंड एक आप सभी स्टूडेंट्स को अभी के अभी चीजें बतानी है, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी के अभी वीडियो स्टॉप करो, अभी मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को सीरियस देख रहे हैं एंड कितने स्टूडेंट्स बस सुन रहे हैं, बस सो रहे हैं। ठीक है, अभी के अभी मुझे पता चल जाएगा अगर आप बिल्कुल सीरियस से इस वीडियो को समझ रहे हो, इस कंप्लीट वन शॉट को देख रहे हो, अभी के अभी इसकी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर ही पूछ सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी रिसर्च अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। जितने स्टूडेंट्स बताएंगे मैं समझूंगा कि आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो, अच्छी तरीके से चीजें समझ रहे हो। ठीक है, तो ये कोडिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सिर्फ क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है इंटरव्यू से पहले, काफी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है। जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यू दे सकते हो उतने मॉक इंटरव्यू दो। अच्छा अपना रेज्यूमे बना के जाओ। सिर्फ आपकी पढ़ाई, सिर्फ आपकी नॉलेज, सिर्फ आपकी स्किल ही मैटर नहीं करेगी। जो आप अपना वो रेज्यूमे लेके जा रहे हो, जो कागज का टुकड़ा लेके जा रहे हो, वो आपका एक रेज्यूमे आपका, मतलब ये मान लेना ये आपका जज करेगा। इंटरव्यूअर जो सामने बैठा होगा जब आप उसको रेज्यूमे दोगे, रेज्यूमे के बेसिस पे आप जज होगे। रेज्यूमे के अंदर उप्स मेंशन है, उप्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जो चीजें रेज्यूमे के अंदर मेंशन है वो आपसे पूछ जाएगी। एंड रेज्यूमे का लेआउट क्या रहता है, फंट क्या रहता है, कैसे आप अट्रैक्टिव बनाते हो, ये चीज भी मैटर करती है। बट आप लोग को रेज्यूमे तो अपना बेस्ट बनाना है। मॉक इंटरव्यूज मैंने बता दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल बेकार होती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है इंटरव्यू से पहले। सो उस फोबिया को अपने हटा दो, मॉक इंटरव्यू दो, एटलीस्ट 2 to 3 मॉक इंटरव्यू दो। अब कहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं, कहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे बेस्ट करवाना है, वो मैं बता देता हूँ। अब चलते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पे आप अपना रेज्यूमे अच्छी तरीके से अपग्रेड कर सकते हो एंड मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली आ जाना है प्रैप नेस्ट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, वहां पे देख लेना। आपको डायरेक्टली करना है यहाँ पे जाके साइन अप, सबसे पहले साइन अप कर लेना। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो यहाँ पे मुझे साइन इन पे साइन इन करना है एंड ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आके आपको एआई रेज्यूमे के अंदर सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे लेके जाओगे। सो वो रेज्यूमे आपको बेस्ट बनाना है। सो यहाँ पे अपना रोल सेलेक्ट कर लेना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे आप फुल स्टैक इंजीनियर कोई भी अपना रोल सेलेक्ट कर लेना। फुल स्टैक आपने रोल सेलेक्ट कर लिया, क्लिक और डायरेक्ट रेज्यूम पीडीएफ फाइल, यहाँ पे आपको
क्या करना है, चूज फाइल, अपनी रेज्यूमे फाइल अपलोड कर देना, एंड ये आपको क्या करेगा, ये आपको स्कोर दिखा देगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर मैं पुराना अपना यहाँ पे अपलोड किया था, तो ये आपको ओवरऑल स्कोर दिखा देगा। 56 आपका स्कोर आया। कितना आपका बेसिक है रेज्यूमे, कितना इंपैक्टफुल है, कितना विजुअल, मतलब विजुअल आपका कैसे आपने फ़ॉन्ट वहाँ पे किया, फॉर्मेटिंग किया, लेआउट किया है, रेलिवेंस कितना है आपके पर्टिकुलर रोल पे। तो ये चीज़ जरूर कर लेना, क्योंकि आप रेज्यूमे ही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अपना रेज्यूमे बेस्ट आपको बनाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इंटरव्यू। इंटरव्यू हर एक स्टूडेंट्स को देना है। 2 to 3 जैसे मैंने आपको बताया मॉक इंटरव्यूज दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितनी भी एजिटेशन है मॉक इंटरव्यूज के अंदर निकाल दो। यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस पे आपको जाना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजायर्ड रोल फुल स्टैक इंजीनियर, उसके बाद स्टार्ट कर देनी है प्रैक्टिस। एंड जैसे आप अपना इंटरव्यू दोगे, जैसे आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा, सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये फीडबैक देगा। अभी मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू एनालिटिक्स 8 अप्रैल, फ्रंट एंड इंजीनियर। अभी मैंने अपना इंटरव्यू दिया है एंड ये आपको ओवरऑल स्कोर देगा, आपको फीडबैक देगा कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। ये ही आपको हेल्प करने वाला है आपके मेन इंटरव्यू के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल स्कोर है यहाँ पे 42%, डोमेन नॉलेज 38%, प्रॉब्लम सॉल्विंग 29%। बेस्ट चीज कम्युनिकेशन 72%। कम्युनिकेशन पे कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, बट कम्युनिकेशन मैटर्स अलॉट। सो यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपको क्या चीजें सही करनी है। व्हाट वेंट वेल, व्हाट कुड बी बेटर, क्या बेटर हो सकता था। सो ये कंप्लीट आपको फीडबैक देने वाला है। बेस्ट पार्ट है, फीडबैक इज द बेस्ट पार्ट। सो हर एक स्टूडेंट्स को 2 से 3 अपने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। कैसे करा सकते हो, कैसे ये परचेज कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, यहाँ पे मेंटरशिप एंड जॉब्स का सेक्शन इनका अमेजिंग सेक्शन है। ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब ये आपको जॉब्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। 75% अगर आपका रेज्यूमे स्कोर हो गया, 65% अगर आपका इंटरव्यू का स्कोर हो गया, सो आपका ये मेंटोरशिप वाला सेक्शन, जॉब वाला पोर्टल अनलॉक हो जाएगा। एंड जो आप 200 प्लस 300 प्लस एप्लीकेशन फिल करते हो जॉब की, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, अब आपका वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपको आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर तक पहुंचाएंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका देंगे। सो आपके जॉब के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, यहाँ से आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे रेज्यूमे कराओ, अपना इंटरव्यू कराओ, एंड टारगेट करो कि मैं हम मेंटोरशिप वाला जॉब वाला सेक्शन अनलॉक कर ले, एंड उसके बाद हम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। सो गाइस, अब हम बात करने वाले प्लान एंड प्राइसिंग की, कि भैया कैसे हम परचेज कर सकते हैं। बहुत एक मिनिमम कॉस्ट पे इन्होंने यहाँ पे परचेसिंग रखी है। यहाँ पे हमें जाना है प्लान एंड प्राइसिंग पे, आप जाके देख सकते हो। ये पिज्जा की अमाउंट से भी कम है, मतलब अगर आप पिज्जा परचेज करने वाले हो बड़े वाला पिज्जा, तो यार वो इससे महंगा ही आता है। 550 प्लान कोर्स स्टार्टर, ये आपको 10 आपके रेज्यूमे कराएगा। उसके बाद 4 बार आप अपने मॉक इंटरव्यू करा सकते हो। एटलीस्ट 2 से 3 मॉक इंटरव्यू हर एक स्टूडेंट्स को देने हैं, ये आप सेलेक्ट कर लेना। हर एक स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपनी जॉब के लिए सीरियस हो, ये करियर स्टार्टर 550 वाला प्लान जरूर ले लेना, ठीक है। एंड अगर आपको अलग से चाहिए कि सिर्फ रेज्यूमे का चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। अलग से इंटरव्यू को चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। सो ये बेस्ट रहने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। जाके अभी के अभी अपने रेज्यूमे, अपने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा लो। गाइस, अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हम समझते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर एज द नेम सजेस्ट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड्स which are used to control or specify the accessibility of entities like class, method, etc. अब सपोज आपने कोई क्लास बनाई है XYZ एंड आपने कोई फंक्शन बनाया है स्वैप नाम से, ठीक है। अब इस फंक्शन को कितनी बाउंडेशन देनी है, कितनी इसको पावर देनी है, ये डिसाइड करेगा एक्सेस स्पेसिफायर। अगर मैं आपको कहूं, तो इस क्लास को कितनी एक्सेसिबिलिटीज होगी, इस फंक्शन को कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी, ये एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। सम ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर आर इंक्लूड प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, इसका नाम सुना होगा। अगर मैं यहाँ पे अपनी क्लास पब्लिक बना देता हूँ, तो इस क्लास को कोई भी यूज कर सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे पब्लिक बना देता हूँ इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को कोई भी यूज कर सकता है। बट अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ, तो ये फंक्शन दूसरी क्लास में यूज नहीं होगा। तो हर एक चीज की एक्सेसिबिलिटी होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये हमारे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड
एंड डिफॉल्ट। ठीक है, ये हमारे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूव टू द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाऊं उतना कम है। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। अभी हम यहाँ पे तो सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फीचर बताए हैं, या फिर ये पिलर्स भी हम बोल सकते हैं इसको, कि पिलर्स कितने होते हैं ये हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने बुक्स पढ़ी होगी। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। बट भैया इनकी डिटेलिंग में कौन बताएगा? डोंट वरी, अभी हम इनहेरिटेंस भी पढ़ने वाले हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताऊंगा, एनकैप्सुलेशन भी पढ़ने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रक्शन भी पढ़ने वाले हैं। अभी एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले याद रख लेना, अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द मेन पिलर ऑफ हूप्स या फिर व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ हूप्स, सो यू हैव टू आंसर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। क्या बताना है आपको? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। अब एक एक करके एक एक पिलर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming that allows one class to inherit properties and behavior from another class. Inheritance का मतलब है कि एक क्लास इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टीज भी, बिहेवियर भी दूसरी क्लास से। अगर कोई मेरी, सपोज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक क्लास मेरी ए है एंड एक क्लास है मेरी बी। सपोज यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन स्वैप, फंक्शन एक्स वाई जेड मान लो। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने क्लास बंद कर दिया, अगर मुझे दूसरी क्लास बनानी है क्लास बी, मैं डायरेक्टली एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से क्लास ए को इनहेरिट कर सकता हूं। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है मेरी बेस क्लास एंड ये है मेरी डिराइव क्लास। ये क्लास क्या है, ये है मेरी डिराइव क्लास। अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी बेस क्लास को एक्सटेंड करा लिया। अब क्या हुआ, एक क्लास ने इनहेरिट करी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास से। ये क्लास है, इसने प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स दूसरी क्लास से ले लिए। ठीक है, अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताऊंगा, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब क्या हुआ, जो क्लास ए का फंक्शन है ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एंड इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एक वर्ड का यूज हुआ था, रियूजेबिलिटी, जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताऊंगा। कोड रियूजेबिलिटी एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कहीं मैंने आपको कोड रियूजेबिलिटी बताई थी, ये रही। व्हाई डू वी नीड उप्स कोड रियूजेबिलिटी? इस टर्म का डायरेक्टली यूज होता है इनहेरिटेंस के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है, आपको डायरेक्टली बोल देना है कोड रियूजेबिलिटी। अब क्या हुआ, सपोज आपने क्लास बनाई एंड उसके अंदर कोई भी आपने पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, सपोज करते हैं उसको इन फ्यूचर आपको नीड पड़ी, क्लास बी के अंदर अगर आपको नीड पड़ी, डायरेक्टली एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से आप इनहेरिट करा सकते हो। तो एक ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम डायरेक्टली कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। सो कोड रियूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है, कोड रियूजेबिलिटी। अब मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताने वाला हूं। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप। अब कुछ आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आई का कलर ब्राउन होता है, तो आप देखोगे कि उनके पेरेंट के आई का कलर भी ब्राउन है। उनके फादर, उनकी मदर का आई कलर भी ब्राउन होगा, या उनके हेयर के कलर ब्राउन है। अगर हेयर कलर ब्राउन है तो आप देखोगे उनके पेरेंट्स का जो हेयर का कलर है वो भी ब्राउन है। दैट्स वाई कि जो ये पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनके हेयर का कलर ब्राउन था, वो इनहेरिट हुई चाइल्ड के अंदर, वो आप लोग के अंदर इनहेरिट हुई। तो ये क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, एक क्लास इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स की दूसरी क्लास में। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है अलाउस वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। ये क्लास वाला एग्जांपल आप टेक्निकल एग्जांपल में समझा सकते हो। एंड हर एक स्टूडेंट्स को अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका नुकसान होने दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोग के टॉप नॉच लेवल कंटेंट मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा। सो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो अब मैं आपको एक बेस्ट चीज क्या बताने वाला हूं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताना है। चाहे इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। 10 लोग इस इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो 10 में से ऐसे 3 to 4 स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्होंने वीडियो देखी होगी कि भैया ने बताया था कि एग्जांपल बताना है, वे ही स्टूडेंट सिलेक्शन पे जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार इसको अच्छी खासी नॉलेज है। सो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताना है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप वाली, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देना। इनहेरिटेंस आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन?
अब ये इनकैप्सुलेशन क्या है? इनहेरिटेंस वाली चीज हमने कवर कर ली, इनहेरिटेंस हमारा हो गया रैपअप। इनहेरिटेंस हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करने वाले इनकैप्सुलेशन के बारे में, एंड इनकैप्सुलेशन का भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। बट पहले इनकैप्सुलेशन अच्छी तरीके से पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन? Encapsulation is one of the core principles of object-oriented programming. It refers to the bundling of data and methods that operate on the data into a single unit. या फिर मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल यूनिट। सारे डेटा को रैप अप कर देना है एक सिंगल यूनिट में। सबसे पहले डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लेना। मेरा काम आपको रट्टाफिकेशन कराना नहीं है, आपको समझाना है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है? इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। या डायरेक्टली मैं डेफिनेशन की बात करूं, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल एंटिटी। अब भैया आपने डेफिनेशन समझा दी, बट रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाओ, टेक्निकल एग्जांपल समझाओ। मेरा काम है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। आपका काम जो है वो आपको करना है। देखो, मैं अपना काम पूरा एफर्ट से कर रहा हूँ। 110% अगर मेरी तरफ से जा रहे हैं तो मैं 110% देने को तैयार हूँ। टेक्निकल एग्जांपल भी समझाऊंगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी समझाऊंगा। समझने वाले चाहिए, ठीक है? कोई भी क्वेरी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी है, ईमेल करो। क्लास ए, एक मेरी क्लास है ये। अब जब मैंने क्लास ए बनाई, अब आप देखते होगे कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा मेंबर्स बनाए, कुछ वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, और मैंने कुछ फंक्शंस का यूज किया। अब ये क्या है? अगर मैं इन डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन की बात करूं तो मेरी क्लास क्या है? अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास मेरी एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल यूनिट है। एंड डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा, ये मेरे डेटा है। क्या है? डेटा है। तो क्या हो रहा है? रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट है क्लास। आपने एक क्लास के अंदर, एक यूनिट के अंदर सारी चीजें रैप कर ली, अपने डेटा को रैप कर लिया। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे। ये टेक्निकल एग्जांपल हमारे समझ में नहीं आते, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे बात करेंगे। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं तो आपका एक कॉलेज बैग है। कॉलेज बैग सबको पता है, सब यूज करते हैं। कॉलेज बैग के अंदर आपने पेन भी लिया, आपने पेन भी पुट किया, आपने एक नोटबुक भी पुट की, और आपने कुछ बुक्स भी पुट की, एंड आपने लंच भी पुट किया, एंड आपने अपने एयरपोर्ट्स भी पुट किए। ठीक है? तो अब आपने वहां पे पेन भी, नोटबुक भी, अपना लंच भी, ठीक है, सारी चीजें आपने, डेटा अपना सारा का सारा बंडल कर दिया किसके अंदर? बैग के अंदर। बैग क्या है? एक सिंगल यूनिट। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपने एक बैग के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर सारे डेटा को रैप कर दिया, मींस इनकैप्सुलेशन कर दी। यही चीज हम क्लास के अंदर कर रहे हैं। एक क्लास है, वो मेरी यूनिट है, उसके अंदर मैंने डेटा मेंबर का भी यूज कर लिया, मेथड्स का भी यूज कर लिया। सो ये क्या किया? रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। तो दिस इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल की फॉर्म में ये मैंने बना दिया कैप्सूल, ये मेरी एक सिंगल यूनिट, ये कैप्सूल है मेरा एक सिंगल यूनिट। कैप्सूल की फॉर्म में मैंने अपने डेटा को रैप कर लिया। सो दिस इज एनकैप्सुलेशन, एंड बहुत इजी है। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसे से समझोगे एंड ध्यान से वीडियो देखोगे, एंड तक वीडियो देखोगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारी चीज समझ पाओगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जरूर याद कर लेना, जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। एंड अभी मैंने आपको मॉक इंटरव्यूज बताया, मॉक इंटरव्यूज बिल्कुल भी कंडक्ट कराना मत भूलना। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे क्रैक करनी है, अगर आपको टारगेट नहीं है कि ठीक है जैसे जाएगा चला जाएगा, कि मैं इंटरव्यू दे के आऊंगा, अगर अच्छा जाएगा ठीक है, बेकार जाएगा तब भी ठीक है, सो मैं कह देता हूँ, फिर आपको मॉक इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मॉक इंटरव्यू ले लेना। एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको रिसोर्सेज, पीडीएफ बताई थी कि कैसे आपको पीडीएफ लेनी है। पैकेजेस मैंने आप लोग के लिए बना दिए हैं, वो पैकेजेस ले लेना। ठीक है? सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, चीजें मैंने आपको बता दी कैसे आपको लेनी है। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी के अभी वीडियो स्टॉप करके अपने रिसोर्सेज ले लेना। गाइस, अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, अभी हमने इनहेरिटेंस अच्छी तरीके से कवर कर लिया, इनकैप्सुलेशन अच्छी तरीके से कवर कर लिया विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म?
Polymorphism is composed of two words, poly which means many and morph which means shapes. दोबारा मैं आपको बताता हूँ, पोलीमॉर्फिज्म को अगर हम डिवाइड कर देते हैं दो वर्ड में, पोलीमॉर्फिज्म को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो पोली एक अलग टर्म हो गया और मोर्फ एक अलग टर्म हो गया। पोली का मतलब होता है मैनी एंड मोर्फ का मतलब होता है शेप्स, तो ये बन गया मैनी शेप्स, मैनी शेप्स। Therefore, polymorphism refers to something that has many shape। अभी आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, बट जब मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोग हो एक्स, आप एक कोई भी स्टूडेंट है। अब आप लोग जब भी अब आप जब भी किसी भी पार्टी में जाओगे, सो वहां पे आप एक अलग कपड़े पहन के जाओगे, एक आपका अलग बिहेवियर होगा, ठीक है। जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पे एक अलग बिहेवियर होता है, वहां पे एक आपकी अलग ड्रेस होती है, ठीक है। एंड जब आप कहीं पे ओकेजनली जा रहे हो, कोई पार्टी मतलब कहीं पे भी आप ओकेजनल में जा रहे हो, तो वहां पे आप उस हिसाब से जाओगे। या फिर हम एक दूसरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। आप जब भी अपने पेरेंट्स से बात करते हो, तो जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, उस लेवल की आप पेरेंट्स से बात नहीं करते हो, ठीक है। आपकी एक टोन अलग होती है, एक आपका जो लैंग्वेज है वो पेरेंट्स से अलग होगी, वो फ्रेंड से अलग होगी। एंड जब आप इंटरव्यू में जाओगे वहां पे आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। जब आप अपनी किसी भी आप रिलेटिव से मिलोगे वहां पे एक लैंग्वेज अलग होगी। और जब आप अपनी जीएफ बीएफ से बात करोगे उस वहां पे एक लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है। एम आई राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से एक चीज को समझो। एक ही पर्सन ने अलग अलग बिहेवियर शो करे, जैसे गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने रंग बदला है। पेरेंट्स के सामने एक अलग बिहेवियर आप शो करते हो, फ्रेंड्स के सामने एक अलग बिहेवियर शो करते हो। फ्रेंड के सामने हम गाली दे के बात कर लेते हैं, बट पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही जो आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, ऐसे हम इंटरव्यू में बात नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे हम रिलेटिव से वैसे बात नहीं कर सकते। सो अब एक ही पर्सन था बट उसकी फॉर्म अलग अलग हो चुकी है। पेरेंट्स के सामने एक अलग फॉर्म F1 बन चुकी है, फ्रेंड के सामने एक अलग फॉर्म F2, इंटरव्यू के सामने एक अलग अलग फॉर्म F3, रिलेटिव के सामने एक अलग फॉर्म F4। सो क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म ने क्या करा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है, एक ही चीज की मैनी शेप्स। अब सपोज आप एक फंक्शन बना रहे हो, आपने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, आप जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंक्शन ओवरलोडिंग पता होगी। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ जितने स्टूडेंट्स को फंक्शन ओवरलोडिंग पता है, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमें अच्छी तरीके से समझ आ चुका। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इनफ है, अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता है आप इजीली समझा सकते हो। oops इज इक्वल टू रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रियल वर्ल्ड थिंग्स। oops का मतलब ही रियल वर्ल्ड है। तो अगर आपको किसी भी पिलर का रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं पता है तो आपको oops नहीं पता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पिलर पे, एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मेरा क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पिलर के बारे में, विच इज एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन क्या है भैया? एब्स्ट्रक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट फोकस ऑन हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड एक्सपोजिंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोबारा समझाता हूँ। एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सिर्फ फोकस करता है हाइड करने में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को। जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है उसको हाइड कर देगा एंड एक्सपोज करेगा सिर्फ एसेंशियल फीचर, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी। वॉट एवर इज नेसेसरी इंफॉर्मेशन, अभी मैं यहाँ पे दो चीज लिखता हूँ, हाइडिंग अननेसेसरी इन्फो, शो ओनली नेसेसरी इन्फो। अब जो भी इंफॉर्मेशन यूजर के काम की है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, वो आपको नहीं पता होगी, वो आपसे हाइड की जाएगी। जैसे आप एटीएम में जा रहे हो, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अब आप एटीएम में गए, वहां पे आपने पिन लगाया और वहां पे आपने अमाउंट की सेट। सपोज आपको 5000 रुपए विदड्रॉल करने हैं, तो आपने पिन 4 डिजिट का अपना पिन एंटर किया, उसके बाद विदड्रॉल करी अमाउंट 5000 रुपीज की। अब हुआ क्या, अब अंदर से कैसे प्रोसेसिंग हुई, कैसे 5000 रुपए उसने लाके आपको दिए, वो आपको नहीं पता है, ना आपको उससे मतलब है। आपको सिर्फ अपने 5000 रुपए चाहिए। आपको 5000 रुपए लेने के बाद आप अपना व्हीकल उठाओगे और अपना घर चले जाओगे। सो एटीएम ने क्या करा,
एटीएम ने सिर्फ आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको रिसिप्ट देगा, वो आपको आपकी अमाउंट देगा, बस जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए नेसेसरी है। जितनी भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, वो एटीएम ने हाइड कर ली। अंदर का प्रोसेस क्या हुआ ये आपको नहीं पता है। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। कार वाला एग्जांपल हर एक स्टूडेंट्स को पता है, इंटरव्यूअर भी बोर हो चुका है सुन सुन के। कार वाला एग्जांपल मत बताना, ठीक है। एटीएम का एग्जांपल आप बता सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें की एक हमारी प्रोसेस थी। सो हमने चारों के चारों पिलर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, चाहे हमारा इनहेरिटेंस हो, चाहे हमारा इनकैप्सुलेशन हो, चाहे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे हमारा एब्स्ट्रक्शन हो। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आपसे इंटरव्यूअर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। सब पिलर्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बता दिया। इनहेरिटेंस, पेरेंट क्लास आप बता सकते हो, सॉरी पेरेंट चाइल्ड की आप रिलेशनशिप बता सकते हो। इनकैप्सुलेशन के अंदर आप बैक की बता सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप अपनी बता सकते हो कि पेरेंट के साथ एक अलग बिहेवियर शो करोगे, फ्रेंड्स के साथ एक अलग, इंटरव्यू के साथ एक अलग, रिलेटिव के साथ एक अलग। एब्स्ट्रक्शन में एटीएम का एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस, ऊप्स और एसक्यूएल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस क्या होता है? ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software system for creating and managing database. A DBMS enables end users to create, protect, read, update, and delete data in a database. It also manages security, data integrity, and concurrency for databases. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे आपका कंप्लीट डेटाबेस बना हुआ है कि आपका नाम है, आपकी ब्रांच है, आपने कितनी फीस सबमिट की है, ठीक है, आप क्या हो, सारी चीजें एक डेटाबेस बनाए कॉलेज का। अब उस डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को। उसकी हेल्प से अगर कोई स्टूडेंट आया, अब फोर्थ ईयर होने के बाद, फाइनल ईयर होने के बाद उसकी डेटा एंट्री हमें डिलीट करनी है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज आपने अपनी 6 मंथ की फीस सबमिट की थी, अब आपने पूरी फीस सबमिट कर दी, तो हम अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में कि भाई पहले 6 मंथ की फीस उसकी सबमिट थी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, अब 1 ईयर की हो गई है, ठीक है। हम रीड कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा लीक ना हो कहीं पे। रीड, प्रोटेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो मैनेज सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड कंकरेंसी फॉर डेटाबेसिस। सो ये था हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है ये आपके समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 एंड अमेजिंग क्वेश्चन। गाइस प्लीज इस क्वेश्चन को याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद करा दूंगा, मेरे साथ साथ याद करोगे, इजिली याद हो जाएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन डीबीएमएस। अब कौन कौन सी डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपके डीबीएमएस के अंदर प्रेजेंट होती है? सबसे पहला है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। लास्ट है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोबारा बोल रहा हूँ, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, यहाँ पे लिख देता हूँ। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। अब हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन डीबीएमएस। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भैया? आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव टू राइट द कमांड ऑफ डीडीएल, या आपको एक्सप्लेन करनी है कुछ कमांड्स डीडीएल की। सो आपको बतानी है डीडीएल की कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको कमांड के अंदर बताना है डीडीएल की क्या कमांड है। क्रिएट, याद रखना, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। 3 बार याद कराऊंगा डीडीएल की कमांड। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, डीडीएल की कमांड। ये आपकी याद हो चुकी है। डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड्स क्या है? सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। कमांड क्या है? सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल की कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। तो ये हमारी कुछ डिफरेंट लैंग्वेज थी। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज,
DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DDL में आते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। DCL ग्रांट एंड रिवोक। TCL कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। आपसे क्वेश्चन ये ऐसे फ्रेम नहीं होगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा DDL की कमांड बताओ, DML की कमांड बताओ, DCL की कमांड बताओ, TCL की कमांड बताओ। चाहे आपके रेज्यूमे के अंदर मेंशन है या नहीं है, एसक्यूएल और रूप्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एंड मैंने बता दिया 2 to 3 क्वेश्चन अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तभी इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर पाओगे। सो होप्स आपको इतनी चीज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। 13, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स। अब ये कुछ नॉर्मल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है। एंड नॉर्मलाइजेशन, बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं कि नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। ठीक है, अब कुछ नॉर्मल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। इन 4 नॉर्मल फॉर्म को याद कर लेना, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस? अब ये एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं भैया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। An aggregate function is a function that performs a calculation on a set of values and returns a single value. दोबारा बता देता हूँ, एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। सपोज आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, 1+1 = 2। अब ये क्या हुई है, ये परफॉर्म हुई है कैलकुलेशन एक कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पे। 1+1+1 ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है एंड रिजल्ट सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में है। 3 क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। सो ऐसे ही इनबिल्ट ये कुछ ऑलरेडी, मतलब डेवलपर ने ऑलरेडी कोड किया है इन फंक्शंस को बनाने में। अब डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, जैसे मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। अब ये मिन फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन क्या होता है, काउंट क्या होता है, सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, वो मैं समझाने वाला हूँ। मिन का काम है रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। अगर ये एक सेलेक्टेड कॉलम है, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। मैक्स का काम है लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। सपोज इस कॉलम के अंदर है 2, 3, 4। अब मिनिमम में आ गया मेरा 1। अगर मैं मिन फंक्शन का यूज करूंगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा, और अगर मैं मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा तो ये 4 रिटर्न कर देगा, बिकॉज 4 इज मैक्सिमम वैल्यू। काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन ए सेट। एक सेट में जितनी भी नंबर ऑफ रो होगी वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है सम, रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिकल कॉलम। टोटल सम, जो भी आपका टोटल सम आएगा कॉलम का, इसका जैसे टोटल सम आया 1+2+3+4, ये आ चुका है 3, 3, 6 और 4, 10। तो ये क्या करेगा, टोटल सम रिटर्न कर देगा। रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम, 1+2+3+4, एंड एवरेज के लिए हमें डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो ये आ चुका है 10/4। ठीक है, इसको आप कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। सो ये क्या करेगा, ये एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ये मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज है क्या, ये एग्रीगेट फंक्शन है। मिन का काम मिनिमम वैल्यू निकालने का है, मैक्स का काम मैक्सिमम वैल्यू, काउंट का काम नंबर ऑफ रोज, सम टोटल सम, एंड एवरेज एवरेज वैल्यू। तो ये आपको याद होनी चाहिए, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज, ये आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, जॉइंस। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट आर जॉइंस एंड टाइप्स ऑफ जॉइंस। होप से कंप्लीट 1 आवर का वन शॉट आपको काफी हेल्प हुआ हो। एंड जितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट वन शॉट देखा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भैया हमने कंप्लीट वन शॉट देखा है, या सिर्फ आपको कंप्लीट वन शॉट कमेंट करना है। मैं समझूंगा कि आपको चीजें समझ आई। ठीक है, एंड जितने स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट्स को करना ही करना है। अब हम जॉइंस देखने वाले हैं। अब ये जॉइंस, इसके डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं आएंगे, इसके टाइप्स आएंगे। ये इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ठीक है, ये टाइप्स आपको आने चाहिए। अभी एक एक करके मैं क्वेरीज बताऊंगा, सिंटेक्स दिखाऊंगा। अब जॉइन क्या है, ए जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब जॉइन क्लोज का क्या काम हुआ, कंबाइन करा रो को 2 या 2 से ज्यादा टेबल का
बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, जो भी एक रिलेटेड कॉलम है उसके बीच में जॉइन क्लोज कंबाइन करता है दो या दो से ज्यादा टेबल को। सपोज ये है मेरी टेबल 1 एंड ये है टेबल 2। अब इन दोनों की रोज, इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करेगा। अब इनके टाइप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले इनर जॉइन की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा जिससे आपको डायग्राम से समझ आ जाए। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। अब ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है, इनमें से मैचिंग वैल्यू कौन है? दोनों टेबल की मैचिंग वैल्यू हुई ये वाली, तो ये है हमारी मैचिंग वैल्यू। ये मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक जॉइंस के सिंटेक्स याद कर लेना, हर एक जॉइंस के सेम रहने वाले हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 आ चुकी है T1, इनर जॉइन टेबल 2 ऑन, ये है हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। दोबारा एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब नेक्स्ट जॉइन की बात करते हैं, लेफ्ट जॉइन की। द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल टेबल 1 एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल टेबल 2। ये हमने बना ली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये है टेबल 1, ये है टेबल 2। अब इसमें से सारे का सारा रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड तो लाके दे दो, एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। सो मैचिंग रिकॉर्ड ये वाला हुआ, तो मुझे ये वाला शेडेड पोर्शन क्या है, ये मेरा लेफ्ट जॉइन है। जितना भी मैंने शेडेड पोर्शन किया है लेफ्ट का तो मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए चाहिए, प्लस मेरा मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए राइट का भी। अब इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहने वाला है इनर जॉइन के सिंटेक्स से, हर एक सिंटेक्स सेम होने वाला है, बस यहाँ पे जॉइंस का नेम चेंज हो जाएगा। इनर जॉइन है तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन है तो आउटर जॉइन। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। नेक्स्ट है हमारा राइट जॉइन। द राइट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब इसमें क्या होना है, इसमें लेफ्ट वाले का हमारा कोई काम नहीं है, राइट वाले का काम है, तो सारा एरिया शेडेड हमें राइट तो लेना ही लेना है। ये हो चुका है मेरा शेडेड एरिया राइट वाला T1 T2 एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड ये वाला भी, तो ये भी मैंने शेड कर दिया है। सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2, कंडीशन लगी ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। लास्ट जॉइन हमारा फुल आउटर जॉइन, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा सारा रिकॉर्ड मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल, सारा का सारा लेगा, ये राइट भी और लेफ्ट भी, ये सारा डेटा लेने वाला है। ये लेफ्ट का भी लेगा, T1 का भी लेगा एंड T2 का भी लेगा, इन्होंने सारा डेटा ले लिया है। फुल आउटर जॉइन का मतलब है राइट भी और लेफ्ट भी। सेम क्वेरी रहने वाली है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ये मेरी कंडीशन आ चुकी है। सो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था कि भैया जॉइन क्या होता है। जॉइन हमने समझ लिया, कंबाइन करते हैं रो को दो या दो से ज्यादा टेबल में। इनर जॉइन समझ लिया, सिंटेक्स क्वेरीज हर एक जॉइन की सेम रहने वाली है। इनर जॉइन के अंदर मैचिंग वैल्यू लेनी है, लेफ्ट के अंदर लेफ्ट लेनी है, प्लस राइट का डेटा लेना है मैचिंग रिकॉर्ड वाला। राइट के अंदर राइट तो लेना ही लेना है, प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। फुल आउटर के अंदर सारा का सारा फुल रहने वाला है। सो होप सो ये जॉइन अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, 99% चांस है कि आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा। एंड मैंने अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में, पैकेज के बारे में स्टार्टिंग में ही दिखा देता। होप सो अब तक स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने ले लिया होगा। कंप्लीट पैकेज ले लेना, जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन का दिखाया है, 4 का दिखाया है, एंड एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सेपरेट पैकेज है, दोनों के दोनों पैकेज ले लेना। एंड जितने ज़्यादा, मैं कहूँगा 2 से 3 मॉक इंटरव्यू अपने दे दो, 2 से 3 मॉक इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प होने वाली है, बिलीव मी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मॉक इंटरव्यूज दे के फाइनल अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। तो 2 से 3 मॉक इंटरव्यू दो, फीडबैक भी मैंने दिखाई है, फीडबैक आती है। 2 से 3 मॉक इंटरव्यू दोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लिंक प्रेप नेस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड टॉपमेट का भी, जहाँ पे आपको पैकेज मिलने वाला है। मेरी प्रोफाइल का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप पैकेज परचेज कर सकते हो, एंड प्रेप नेस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। होप्स आपको कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो
एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।